हेलो लिसनेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ परफेक्ट ट्यूटोरियल रांची। प्यारे दोस्तों, परफेक्ट ट्यूटोरियल रांची के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में आप देखेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। सी फर्स्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बेसिकली एक ऐसा जनरेटिंग स्टेशन है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी को यूटिलाइज करके और वाटर में अवेलेबल पोटेंशियल एनर्जी को यूटिलाइज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट किया जाता है। That is, it is a generating station which utilizes the energy, that is the potential energy available in water at high level for the generation of electrical energy. For the generation of electrical energy. Okay, so this is what the energy conversion taking place in hydroelectric power station. Hydroelectric power station में energy का conversion कौन से फॉर्म का कौन सा फॉर्म में होता? पोटेंशियल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्सन होता। पोटेंशियल एनर्जी किस में स्टोर होता? तो बोलेंगे वाटर में होता। अब वाटर में कैसे होगा? इस वाटर इज kept at a high level so that that can be at is having high potential energy and वो हाई लेवल पे रखने के लिए ऑब्वियसली डैम स्ट्रक्चर और डैम आप तैयार करते हैं, डैम बनाते हैं। विल सी ईच एंड एवरी कंपोनेंट्स इन डिटेल। अब बात करेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में किस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन होता है। ओके, उससे पहले कुछ हम ओवरव्यू देख लें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के बारे में। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन नॉर्मली लोकेटेड इन हिली एरियाज। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जनरली और नॉर्मली हिली एरियाज में लोकेटेड होते हैं। कारण ये होता है ना, वहां पर रिजर्वायर बनाना या हाई हेड क्रिएट करना ये आसान हो जाता। ठीक है, बिकॉज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के लिए लार्ज स्पेस की जरूरत होगी, लार्ज रिजर्वायर की जरूरत होगी और सिंपली लार्ज रिजर्वायर ही नहीं, जो वाटर का हेड होगा, जो हाइट होगा जहां पर आप स्टोर करेंगे वो एक सफिशिएंट हाइट होना चाहिए सो दैट सफिशिएंट हेड कैन बी एस्टैब्लिश्ड, सफिशिएंट हेड कैन बी क्रिएटेड टू हैव द सफिशिएंट पोटेंशियल एनर्जी which is to be utilized for the conversion into electrical energy. Okay, so normally hydroelectric power stations hilly areas में located होते हैं। बोलेंगे कारण क्या? तो there it is inconvenient to have to obtain high head and a large reservoir space can be easily available there. ठीक है, at high head. Now water को डैम से टरबाइन तक सुटेबल पाइप की मदद से लाया जाता है। वाटर को डैम से और जो स्टोरेज होगा डैम से टरबाइन तक लाया जाता सुटेबल पाइप की मदद से। उसको बोलते हैं वाटर कंडक्टर सिस्टम। जो भी कनेक्टिंग पाइप होगा उसको बोलेंगे वाटर कंडक्टर सिस्टम। वाटर को कैरी करने वाले जो पाइप होंगे। So, with the help of the suitable water conductor system, water is to be carried out from the available from the reservoir to turbine तक लाया जाता। अब टरबाइन पर आएगा तो टरबाइन में आने में टरबाइन के जो ब्लेड्स हैं, सिंपली टरबाइन जो है वो वाटर में अवेलेबल जो हाइड्रोलिक एनर्जी है दैट विल बी कैप्चर्ड बाय टरबाइन ब्लेड्स और सिंपली टरबाइन उसको कैप्चर कर लेगा and turbine will convert the hydraulic energy into mechanical energy. टरबाइन का काम क्या होगा? हाइड्रोलिक एनर्जी को कैप्चर करके, जो भी वाटर में अवेलेबल हाइड्रोलिक एनर्जी है उसको कैप्चर करके किस में कन्वर्ट कर देगा? तो बोलेंगे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। और वो जो मैकेनिकल एनर्जी है दैट विल बी यूटिलाइज टू रन द शाफ्ट ऑफ द अल्टरनेटर। टरबाइन का जो शाफ्ट होता है वो अल्टरनेटर के शाफ्ट से मैकेनिकली कपल्ड होता। सो टरबाइन जब मैकेनिकल एनर्जी डेवलप करेगा मींस टरबाइन का जो रनर और टरबाइन का शाफ्ट जब घूमेगा देन वो किसको घुमाएगा? अल्टरनेटर के शाफ्ट को घुमाएगा और अल्टरनेटर को मैकेनिकल इनपुट मिल जाएगा। इस विद द हेल्प ऑफ एक्साइटेशन और इन द प्रेजेंस ऑफ एक्साइटेशन इफ यू आर गिविंग द मैकेनिकल इनपुट टू द अल्टरनेटर विल गिव यू द इलेक्ट्रिकल आउटपुट। सो दिस इज हाउ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी जनरेटेड। ठीक है, सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने में जो स्टेज की बात करें दिन बस ये 3 लाइन बोलना कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में वाटर को रिजर्वायर से सुटेबल वाटर कंडक्टर सिस्टम जिसको कनेक्टिंग पाइप बोल रहे, कनेक्टिंग पाइप की मदद से
टरबाइन तक लाया जाता, टरबाइन में हाइड्रोलिक एनर्जी का वाटर में अवेलेबल पोटेंशियल एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्सन होता, देन जो मैकेनिकल एनर्जी डेवलप किया टरबाइन, दैट विल बी यूटिलाइज्ड टू रन द शाफ्ट ऑफ द अल्टरनेटर and that will be input for the alternator, and in the presence of excitation with a suitable excitation system, alternator will generate the electrical energy or bulk amount of electrical energy. So this is how the electrical energy is being generated in hydroelectric power station. चलिए हम एक एक कंपोनेंट को बारीकी से देखेंगे, उनके फंक्शंस क्या है और कौन कौन से कंपोनेंट्स की आवश्यकता होती उनकी, और उन कंपोनेंट्स की आवश्यकता क्यों होती, उनका बेसिक काम क्या है, फंक्शन क्या है और फंक्शंस क्या है। ठीक है, उससे पहले हम बात कर लें ये पावर प्लांट के साइट के लोकेशन के सुटेबिलिटी की। मींस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन किन साइट्स पर और हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के लिए जो साइट सेलेक्ट करेंगे उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगा और कौन कौन सी बातों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ और फॉर द सिलेक्शन ऑफ साइट ऑफ द हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के साइट सिलेक्शन में किन किन बातों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, इनको समझिए प्लीज। जैसा कि ये पावर प्लांट के लिए जो सोर्स है वो वाटर ही है, सो there should be the abundance of water, means water का अवेलेबिलिटी होना चाहिए। मीन्स जहां कहीं भी आप ये प्लांट इंस्टॉल करना चाहेंगे उस एरिया में एरिया एक कैचमेंट एरिया मतलब या कोई नदी से जुड़ा हुआ हो या वहां पर लार्ज वाटर का स्टोरेज की व्यवस्था हो, सो देयर शुड बी द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर थ्रू आउट द ईयर, कभी वाटर खत्म होने की संभावना न हो वैसा जगह हम सेलेक्ट करेंगे। दिस द प्राइम रिक्वायरमेंट, ये सबसे प्राइम रिक्वायरमेंट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के लिए। देयर शुड बी द अबंडेंसी और वाटर शुड बी अवेलेबल इन अबंडेंट अमाउंट। देयर शुड बी द अबंडेंसी ऑफ वाटर एंड दैट इज अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर। मींस कभी ड्राई होने का चांसेस नहीं हो और वाटर में कमी होने का चांसेस नहीं हो, वैसे लोकेशंस को हम सेलेक्ट करना पसंद करेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन लगाने के लिए। नेक्स्ट दूसरा है स्टोरेज की व्यवस्था होना चाहिए, दैट इज स्टोरेज ऑफ वाटर। देखिए ऐसा नहीं है कि सालों भर वाटर का जो वॉल्यूम है नदी में कैनाल में वो एक ही होगा। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द नेचुरल कंडीशंस, द वेदर कंडीशंस, नेचुरल वेदर कंडीशंस। अभी बरसात है, गर्मी है, ठंडा है, ये मींस वेदर टू वेदर द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन रिवर्स decreases, increases or varied. There would be the variation of the volume of the water. ना सी अगर ये वेरिएशन है और आपको सालों भर बिजली पैदा करना है, देन एक स्टोरेज की व्यवस्था होना चाहिए। ठीक है, स्टोरेज की व्यवस्था होना चाहिए। There should be a provision of a storage so that large amount of water can be stored. जिस समय वाटर का फ्लो हो रहा, लगातार हो रहा और अच्छे स्तर पर हो रहा नदी में, उस समय तो कोई नहीं है, हाँ कोई परेशानी की बात नहीं। लाइक इन रेनी सीजन बरसात का दिन है, ऐसा पानी आ रहा, लगातार आ रहा, लेकिन कॉन्टिन्यूअस और मेंटेन्ड फ्लो रखने और यूनिफॉर्म फ्लो रखने के लिए आपको वाटर को पहले स्टोर करने की व्यवस्था रखना पड़ेगा। और दूसरी बात, वाटर को स्टोर करने की व्यवस्था रखने का दूसरा कारण अगर बोले तो बोलेंगे ये एडिशनल पर्पसेस का भी सेटिस्फैक्शन करेगा। दैट इज फॉर इरिगेशन पर्पस, देन फॉर वाटर सप्लाई एंड देन फ्लड कंट्रोल। उसके लिए आप रिजर्वायर बनाते, देन उसके बाद डैम, रिजर्वायर के बाद डैम बनाते, सुनो। सो दूसरा स्टोरेज की व्यवस्था होना चाहिए। स्टोरेज की व्यवस्था होना मतलब लार्ज रिजर्वायर होना चाहिए, हाँ मतलब लार्ज रिजर्वायर बनाने की व्यवस्था हो सके ऐसा साइट को हम सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट दूसरा है कॉस्ट एंड टाइप ऑफ लैंड। मींस जो लैंड को आप सेलेक्ट करेंगे, जिन लोकेशंस को आप पसंद करेंगे, जिन लोकेशंस पर पावर स्टेशन और हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन लगाना पसंद करेंगे, वो लोकेशंस की जो जमीन है वो रीजनेबल कॉस्ट पर मिल जाए,
बहुत सस्ते दर पर मिले, रिजनेबल कॉस्ट हो, एंड टाइप ऑफ लैंड ऐसा होना चाहिए सो दैट वहां पर कंस्ट्रक्शन वर्क को भी किया जा सके। ऐसा ना हो कि कोई कंस्ट्रक्शन वर्क किया जाए, कोई मशीनरीज लगाया जाए, हैवी मशीनरीज लगाया जाए, हैवी इक्विपमेंट्स लगाया जाए, और स्ट्रक्चर जो तैयार किया जाए, पावर हाउस जो तैयार किया जाए, उसके चलते जमीन जो है वो धंस जाए। मीन्स जमीन मार्सी नहीं होना चाहिए, जमीन बहुत रॉकी नहीं होना चाहिए। मीन्स कंस्ट्रक्शन वर्क कॉन्वीनियंटली रीजनेबल कॉस्ट पर किया जा सके, जमीन ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की बात करें, देन there should be the connectivity, there will be the road connectivity or rail connectivity to the site to be selected for generating power station. Why? Because for the transportation of the heavy machineries, equipments, even materials for constructing the powerhouse, is it requires rail or road connectivity. अगर ये जरूरी है, then पावर प्लांट का जो लोकेशन आप सेलेक्ट करने जा रहे हैं, वो लोकेशन अगर अच्छा कनेक्टिविटी रखता है रोड से या रेल से, देन ये बहुत ही चाहत की बात होगी, डिजायरेबल होगी, और इस ऐसे लोकेशंस को हम पसंद करेंगे। ठीक है, ओके। विल सेलेक्ट, विल चूज सच लोकेशंस, विल प्रीफर सच लोकेशंस। सो ये सभी डिजायरेबल पॉइंट्स हैं फॉर द सिलेक्शन ऑफ साइट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस। ना और भी बात करें, देना इसकी मेरिट्स की बात करेंगे, एडवांटेजेस की बात करेंगे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के क्या क्या फायदे हो सकते हैं और क्या क्या फायदे होंगे एज कंपेयर टू द अदर अवेलेबल पावर स्टेशंस। ऑलरेडी यू हैव लर्नड, आप अभी तक पढ़ चुके हैं थर्मल पावर स्टेशन, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, डीजल पावर स्टेशन, यू ऑलरेडी हैव सीन। सो यू कैन कंपेयर ना द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन फ्रॉम द अदर्स। ओके, यू सी, पहला एडवांटेज की बात करें, देन इसमें कोई फ्यूल का रिक्वायरमेंट नहीं होता। जैसा कि आप जानते हैं, वाटर ही यहाँ पर सोर्स ऑफ एनर्जी है। जो वाटर में अवेलेबल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज द एनर्जी फॉर द जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज टू बी यूटिलाइज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो कोई फ्यूल खर्च आपको लगना नहीं है। मीन्स नो फ्यूल इज रिक्वायर्ड, नो फ्यूल इज रिक्वायर्ड। फ्यूल मीन्स कोई डीजल नहीं लगता, कोई न्यूक्लियर फ्यूल नहीं लगता, कोई अदर कोल नहीं लगता। मीन्स एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसका कॉस्ट बोलेंगे तो जीरो कॉस्ट है, दैट इज नेचुरली अवेलेबल। ठीक है, एट जीरो कॉस्ट यू कैन से, दैट इज नथिंग बट वाटर। दूसरा, क्वाइट नीट एंड क्लीन प्लांट इज देयर। इसमें कोई एस प्रोडक्ट नहीं होता, कोई स्मोक नहीं होता। ये पूरी तरह से क्या है, एक क्लीन और नीट एंड क्लीन पावर प्लांट होता है, जिससे एनवायरमेंट पर कोई असर नहीं होता। मीन्स एनवायरमेंट को पॉल्यूट होने का कोई संभावना नहीं है। ओके, नेक्स्ट है लेस मेंटेनेंस एंड रनिंग चार्जेस। देखिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन रिक्वायर्स लेसर मेंटेनेंस एज कंपेयर टू द अदर पावर स्टेशंस, एंड रनिंग चार्जेस की बात करें, देन it is having lesser running charge as compared to the other power stations. Lesser running charge क्यों? Very simple answer is there. There is as water is the source, so and water is available at zero cost, no running charge. Running charge basically किसके बेसिस पर होता? फ्यूल के बेसिस पर होता है। और यहाँ पर फ्यूल जो है वाटर, फ्यूल के तौर पे आप क्या यूज कर रहे हैं? वाटर यूज कर रहे हैं। हाँ, बेसिकली उसको फ्यूल नहीं बोलेंगे, बट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, जो इनपुट एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डेवलप करने के लिए, दैट इज energy available in water, that is hydraulic energy is to be used here for the generation of the electrical energy. Means water is to be used for the generation of electrical energy and water is available at zero cost. So बोलेंगे it is having lesser running cost. Next point है longer life. ये प्लांट जो है इसका लाइफ सबसे ज्यादा, मीन्स जितने भी पावर प्लांट्स होते सबसे ज्यादा जो लाइफ होता, मीन्स विथ फुल ग्लेज such power station can run with zero or with very lesser maintenance required for such power plant. The life is so long as compared to the other power stations, so it is having longer life. Next is less starting time. देखिए, दूसरे पावर स्टेशंस हैं
like steam power stations or nuclear power stations, they require a lot of some hours for generating power in full glaze. पूरे ग्लेज में फुल एफिशिएंट मैनर में पावर स्टेशन को काम करने के लिए उनको एक समय चाहिए, शुरुआती समय चाहिए, मीन्स दे हैव स्टार्टिंग और दे रिक्वायर few hours to generate the power in full glaze manner. लेकिन जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है that can generate they can start generate power in full glaze manner even in instantaneous, मतलब it can start instantaneously. It is considered to be instant starting generating station. So हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन को माना गया है ये इंस्टेंट स्टार्टिंग जनरेटिंग स्टेशन है। ये फुल ग्लेज में बिजली पैदा करना शुरू कर देगा। इवन वेरी फ्यू टाइम इज रिक्वायर्ड टू जनरेट द पावर बाय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इन फुल ग्लेज मैनर। सो डू रिमेंबर, सो याद क्या रखेंगे, hydroelectric power station requires lesser starting time as compared to the other conventional power stations. Now, ये additional purposes का भी satisfaction करेगा, it serves additional purposes also, and जो other purposes हैं, those purposes are to supply the irrigation requirements, और irrigation के लिए ये काम आएगा। जो डैम स्ट्रक्चर तैयार किए हैं रिजर्वायर के साथ, जो डैम बना हुआ इरिगेशन के काम आएगा। और दूसरा क्या आ सकता है, दूसरा फ्लड कंट्रोल कर सकते। और क्या आ सकता है, वाटर सप्लाई, जो लोकल एरियाज में जो पॉपुलेशन जो बसते होंगे उनके लिए आप वाटर सप्लाई की व्यवस्था कर सकते। सो इन एडिशन टू जनरेट द इलेक्ट्रिकल पावर, such power stations can also serve the additional purposes, and those additional purposes are satisfying or supplying the irrigation requirements, दूसरा flood control, तीसरा water supply, it can supply the water to the local populations. सुनो, okay, and कुछ drawbacks भी हैं इस पावर प्लांट के। and drawbacks की बात करें तेरा जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है इंस्टॉलेशन के समय वो हाई होता। कैपिटल इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन इज हाई, ठीक है, ऑल्दो इट इज लेसर देन दैट इन केस ऑफ द न्यूक्लियर पावर स्टेशन। जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है बेसिकली ये रिजर्वायर एंड डैम तैयार करने में, ठीक है, रिजर्वायर एंड डैम तैयार करने में ज्यादा खर्च आता। and when skilled workers, skilled personnel or skilled laborers or persons are required, skilled engineers are required during the construction, but maintenance के लिए बहुत skilled workers और engineers की आवश्यकता नहीं होती, means high paying engineers are not required during the maintenance or for maintenance works or running condition। बस installation के समय जब आप इंस्टॉल कर रहे, लगा रहे, कंस्ट्रक्शन के समय शुरुआत में जब कंस्ट्रक्ट किया जा रहा, सभी तरह के कंस्ट्रक्शन वर्क किए जा रहे, उस समय स्किल्ड इंजीनियर्स का रिक्वायरमेंट्स, हाई पेइंग स्टाफ्स आर रिक्वायर्ड देयर, हाई पेइंग एम्प्लॉइज आर रिक्वायर्ड देयर। नेक्स्ट, अनसर्टेनिटी अबाउट वाटर इज, जैसा कि ये वाटर बेस्ड पावर स्टेशन है एंड वाटर का जो अवेलेबिलिटी है वो नेचर के कंडीशन पर पूरी तरह से निर्भर करता और वेदर कंडीशन पर पूरी तरह से निर्भर करता। ऑब्वियसली बरसात के दिनों में ज्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर हो सकता, गर्मी के दिनों में कम हो सकता, ड्राई सीजन में कम हो सकता। सो देयर इज अनसर्टेनिटी अबाउट वाटर। तो बहुत सालों से बारिश नहीं हो, ऑब्वियसली वाटर लेवल जो है वो डाउन होगा, और वाटर लेवल डाउन होने का मतलब है वाटर का जो इवन जो स्टोरेज भी आप करके रखे हैं वो बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। अब आप सालों भर चाहेंगे फुल ग्लेज में बिजली पैदा करने के लिए, फुल एफिशिएंट मैनर में बिजली पैदा करने के लिए, इट इज इम्पॉसिबल टोटली। बट ऐसा नॉर्मली होता नहीं। जहाँ भी आप पावर प्लांट इंस्टॉल करते वो नॉर्मली वैसे ही लोकेशंस पर होते हैं जिनका रिजर्वायर जो है कनेक्टेड होता सालों भर बहने वाली नदी से। हाँ, अगर ऐसा नहीं है देना, वैसे पावर प्लांट सालों भर बिजली पैदा नहीं कर सकता और इवन नहीं किया जा सकता। अब बोलेंगे हाँ बरसात के दिनों में रिजर्वायर में पानी स्टोर करके रखेगा, और बरसात के दिनों में तो रिजर्वायर में पानी आ भी रहा, और फिर गर्मी के दिनों में रिजर्वायर का पानी यूज करेगा।
कि देखिए ये फुल ग्लेज में ये बहुत स्मॉल लेवल का मीन्स स्मॉल केवी और स्मॉल मेगावाट रेटिंग का जो पावर प्लांट होगा वही ऐसा संभव है, बट लार्ज स्केल में पावर का जनरेशन जो है वो सालों भर तभी संभव हो सकता हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन से जब सालों भर वाटर का अवेलेबिलिटी होगा, ठीक है, और सफिशिएंट अवेलेबिलिटी होगा। ये नहीं कि बस अवेलेबल है, नो, सफिशिएंट अवेलेबिलिटी होगा सालों भर अगर वाटर का, तभी ये पावर प्लांट सालों भर चलाया जा सकता है। सो ये बात तो बोल सकते हैं आप, देयर इज अनसर्टेनिटी अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर, ओके, दिस इज व्हाट वन ऑफ द ड्रॉबैक। नेक्स्ट, नॉर्मली आप जानते हैं पावर प्लांट के लिए जो सुटेबल लोकेशंस होते वो हिली एरियाज होते। अब हिली एरियाज में लार्ज पॉपुलेशंस नहीं बसते बिकॉज ऑफ द टोपोग्राफिक कंडीशंस। जो कंडीशंस वहां है उस कंडीशंस के बेसिस पर ज्यादा पॉपुलेशन, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन, जो लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हैं, जो बिजली कंज्यूम करने वाले हैं, इवन इंडस्ट्रीज हैं, वो हिली एरियाज में नहीं होते। अगर हिली एरियाज में नहीं होते देन जहां पर आप पावर स्टेशन पैदा कर रहे हो तो हिली एरियाज है, वहां से आपको क्या करना पड़ेगा, इवन ट्रांसमिट करना पड़ेगा। पावर इज टू बी ट्रांसमिटेड ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी दूरी तक पावर को ट्रांसमिट करके लाना होगा एंड देन कंज्यूमर्स को आप सप्लाई करेंगे। सो इट मे टेक इवन अ लार्ज ट्रांसमिशन कॉस्ट, और कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन कैन बी हाई एज द पावर प्लांट इज लोकेटेड नॉर्मली रिमोट और very far from the highly populated areas or from the industries. Okay, so transmission and distribution cost क्या हो सकता है, संभव है वे ज्यादा होगा। Okay, so these are what the drawbacks or disadvantages of hydroelectric power stations. You can write it in detail. ठीक है, आप इसको डिटेल में लिख सकते हैं, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं हर एक पॉइंट्स को, जितने भी पॉइंट्स हम चर्चा किए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में जो कंपोनेंट्स हैं, मेजरली जो कंपोनेंट्स हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस में, उन कंपोनेंट्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, वो क्या क्या काम करते हैं, और हाउ द हाइड्रोलिक एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नाउ आवर डिस्कशन would be concentrated to this part only, how the electrical energy is obtained from the hydraulic energy available in water. Now see, अब बात करते, you can see the schematic arrangement that is already drawn here. देखिए एक रिजर्वायर है, देन एक डैम स्ट्रक्चर आप तैयार किए, उसके बाद प्रेशर चैनल है, इसमें कनेक्टिंग पाइप है, इसमें सर्च टैंक है लगा हुआ, वाल्व हाउस है, then this is your large steel pipe so called पेनस्टोक से वाटर को आप ला रहे, कहां तक ला रहे, टरबाइन तक ला रहे, then टरबाइन से टरबाइन का जो एग्जिट होगा, जो टरबाइन का जो के रनर का जो एग्जिट होगा, वहां से ड्राफ्ट ट्यूब की मदद से वाटर को आउट करते, बाहर करते, एंड देन फाइनली रिवर में आप इसको वाटर को आप रिवर में भेज देते। एंड रिवर में जो रिवर की बात कर रहे हैं, देयर इज द रिवर एट द डाउन साइड ऑफ द डैम और डाउन स्ट्रीम साइड ऑफ द डैम। ओके, एंड एक रिवर होगा, एक इधर होगा, जो कि रिजर्वायर से कनेक्टेड होगा। यहाँ पे हेड वर्क्स होगा जो कि डाइवर्सन स्ट्रक्चर होगा तैयार किया हुआ, जिसका वाटर को, जो मेन रिवर है उसका वाटर को डाइवर्ट करके रिजर्वायर में लाने का काम किया जाएगा। Okay, that is your head works that is constructed across the river. Now see, हम लोग main components की बात करें, so hydroelectric power station mainly comprises of three components, three elements. One is your hydraulic structure. There is I have written here hydraulic structure. दूसरा water turbines और तीसरा alternator. So hydraulic structure की बात कर लें, then hydraulic structure mainly comprises of, I'm writing here, hydraulic structure mainly comprises of reservoir, then
trash rack, then dam structure, then you say surge tank, then you can write here penstock, then you say valve house. Valve house ऐसे ही लिखना है यहाँ पर, बहुत जरूरी नहीं है, बट आई एम राइटिंग हियर valve हाउस. ओके, सर्ज टैंक के जगह पे 4 बे भी हो सकता. 4 बे लोकल स्टोरेज टैंक, स्मॉल स्टोरेज टैंक और हेड पॉन्ड भी बोलते हैं इसको. ओके, सभी का काम और फंक्शन देखेंगे. इज द मेन कंपोनेंट और मेन एलिमेंट. सो बोले हाइड्रोलिक पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के मेनली 3 कंपोनेंट्स और 3 एलिमेंट में इसको डिवाइड किया गया. पहला हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, दूसरा वाटर टर्बाइंस, तीसरा अल्टरनेटर. हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर simply related to water. So no, the structure which involves water or which is related to water. See, hydraulic structure में several components हम लोग बात कर रहे हैं. पहला रिजर्वायर की बात करेंगे. नेक्स्ट डैम, ट्रैश रैक, सर्ज टैंक, 4 बे, पेनस्टोक, valve house and other protecting valve or protecting equipments also will be there. I don't have shown all the components. Some or few of the components I have shown here. कुछ समझने के लिए दिस इज अ सीमेटिक रिप्रेजेंटेशन और सीमेटिक अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस. ये जो डायग्राम है ये आप नहीं समझेंगे एग्जैक्टली ऐसा होगा. सी, एक डायग्राम है जिससे आप एक्चुअल बात को आसानी से समझ पाएंगे. दिस इज व्हाट कॉल्ड सीमेटिक डायग्राम. ठीक है, ओके. सो यहाँ पर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं सभी कंपोनेंट्स को एग्जैक्टली नहीं दिखाया गया, कुछ इंपोर्टेंट कंपोनेंट्स को एक्चुअली में यहाँ पर दिखाया गया है ना. ना सी, रिजर्वायर की बात कर लें. सी, द मेन रिक्वायरमेंट इज वाटर फॉर द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन एंड वाटर इज टू बी स्टोर्ड इन लार्ज अवेलेबल एरिया एंड दैट इज नथिंग बट रिजर्वायर. सो रिजर्वायर where water is to be stored. Reservoir is that part or that area where the large amount of water is to be stored at high height. Now see, दूसरा बात करते हैं डैम. सी, पहले रिजर्वायर की बात की. रिजर्वायर किससे कनेक्टेड होना चाहिए? रिजर्वायर जो है किसी सालों भर बहने वाली नदी से कनेक्ट होना हो या कोई नदी से कनेक्ट हो, ये डिजायरेबल है. और नदी पर क्या बना हुआ होगा? एक डाइवर्सन स्ट्रक्चर होगा जिसको बोलते आप हेड स्ट्रक्चर्स बोलते. हेड स्ट्रक्चर और इस हेड वर्क्स बोलते आप. हेड वर्क्स एक डाइवर्सन स्ट्रक्चर होगा जो कि नदी के अक्रॉस बना हुआ होगा और जहां से वाटर को डाइवर्ट करके रिजर्वायर में लाया जाएगा और सिंपली रखा जाएगा ना. दूसरा बात करते डैम. डैम इज ए स्ट्रक्चर विच इज मेड अक्रॉस द रिवर और रिजर्वायर. रिवर के अक्रॉस और रिजर्वायर के अक्रॉस एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है. नॉर्मली ये रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर होता है. मींस कंक्रीट का बना हुआ होता है, रेनफोर्स कंक्रीट का बना हुआ होता है ना. यस, ये डैम जो है बेसिकली बनाने का मकसद होता है फॉर द क्रिएशन ऑफ हाई हेड. मतलब वाटर जो अवेलेबल है रिजर्वायर में उसमें उसका लार्ज पोटेंशियल एनर्जी हो सके, हाई हेड का क्रिएशन हो सके. ये है मेन पर्पस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम. डैम बनाने का मेन जो मकसद होता दैट इज फॉर द क्रिएशन ऑफ हाई हेड. ओके, दैट इज टू बी यूटिलाइज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जो हाई हेड है, इट इज हाई हेड ऑफ वाटर इज टू बी यूटिलाइज्ड for the conversion of hydraulic energy into electrical energy. ठीक है, और that is utilized by the turbines. जो हाई हेड है वाटर का, जो हाई हेड उसको कौन यूटिलाइज करता?
टरबाइन यूटिलाइज करता क्या करने में, फॉर द कन्वर्सन ऑफ हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जितना ज्यादा हीट होगा उतना ज्यादा ये कन्वर्सन हो सकता है, उतना ज्यादा आप मैकेनिकल एनर्जी पा सकते हैं, इसका मतलब उतना ज्यादा बिजली पैदा कर सकते हैं। सो डैम का जो कंस्ट्रक्शन होगा ऐसा होना चाहिए सो दैट देयर कैन बी सफिशिएंट, जो भी सफिशिएंट रिक्वायरमेंट होगा, जो भी प्रॉपर रिक्वायरमेंट होगा, देयर कैन बी सफिशिएंट हीट दैट कैन बी क्रिएटेड। ठीक है, ओके। सो डैम का मेन काम क्या है, सफिशिएंट हेड को, सफिशिएंट वाटर हेड को क्रिएट करना, बनाना। डैम कौन कौन से एडिशनल पर्पसेस को सेटिस्फाई करेगा, बिजली पैदा करने के साथ साथ देन बोलेंगे ये फ्लड कंट्रोल करने में काम आएगा, और भी एडिशनल पर्पस की बात करें देन इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स का सेटिस्फैक्शन कर सकता, और भी एडिशनल पर्पस की बात करें देन लोकल पॉपुलेशंस का और के लिए वाटर सप्लाई कर सकता, हाँ पीने वाला वाटर सप्लाई कर सकता। सुनो, ओके ना, डैम से और डैम के देखिए इस बॉटम साइड में ये टिल्टेड स्टील पाइप्स होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप के टिल्टेड स्टील पाइप्स होते, जिसको बोलते हैं आप ट्रेस रैक। ट्रेस रैक का काम होता जो वाटर में अवेलेबल डेब्रिस होता, जो मलबा होता, ठीक है, जो कंटामिनेंट्स होते, जिनको आप पाइप के थ्रू पास नहीं करा सकते, और अगर आप पास कराएंगे पाइप के थ्रू आप जाने देंगे उन मलबे को, अगर जाने देंगे देन वो परेशानी क्रिएट करेंगे। कहां पे परेशानी क्रिएट करेंगे, टरबाइन ब्लेड्स तक आएंगे। टरबाइन ब्लेड्स को क्या करेंगे, टरबाइन ब्लेड्स को जाम करेंगे, और टरबाइन ब्लेड्स के लिए वो डिजायरेबल नहीं होगा। देन वो सीधे पाइप को जाम करेंगे, जिस प्रेशर पर आपको वाटर का रिक्वायरमेंट है, जिस वेलोसिटी से वाटर को आपको स्ट्राइक कराना है टरबाइन ब्लेड्स पर वो नहीं हो पाएगा। मींस इट इज नॉट डिजायरेबल दैट डेब्रिस और मलबा जो है वो पाइप के थ्रू टरबाइन तक आए, ये डिजायरेबल नहीं है। ठीक है, इट वुड क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर the movement of turbine blades and hence it will create lot of problem for the generation of electrical energy. So ये ट्रेस रैक जो है इसीलिए ये टिल्टेड पाइप्स हैं जो कि बॉटम एंड में मींस डैम के बॉटम साइड में ये प्लेस्ड होता। These are the rectangular steel pipes। इनका काम क्या है, जस्ट बोलेंगे मलबा को नीचे करना और नीचे सेटल कराना, ठीक है, जमीन में सेटल कराना, और मलबा को पाइप के थ्रू पास नहीं होने देना, पाइप के थ्रू नहीं आने देना। सो दिस इज व्हाट द फंक्शन ऑफ ट्रेस रैक। ये किसका बना हुआ, तो बोलेंगे लार्ज स्टील पाइप्स होते और रेक्टेंगुलर स्टील पाइप्स होते, रिजर्वायर साइड में ही होता, जहां से वाटर का इनलेट होना है, किसके थ्रू, तो पाइप के थ्रू ना। दूसरा बात करेंगे यहां पर जो वाटर आता है, जो वाटर कंडक्टर सिस्टम की बात कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट योर पेनस्टोक। जो वाटर कंडक्टर सिस्टम है दैट इज नथिंग बट पेनस्टोक। वाटर को किसकी मदद से लाते हैं, डैम, और वाटर को डैम से टरबाइन तक लाने के लिए जो कंडक्टर सिस्टम है, वाटर कंडक्टर सिस्टम है, दैट इज नथिंग बट पेनस्टोक। उसको क्या बोलते हैं, लिटरली पेनस्टोक बोलते हैं। पेनस्टोक लार्ज पाइप होता, नॉर्मली ये स्टील पाइप होता, एंड छोटे हेड के लिए और लो हेड के लिए कंक्रीट पाइप्स भी यूज, और कंक्रीट का भी बना हुआ पाइप यूज करते। लो हेड करने का मतलब लेस देन 30 मीटर का अगर हेड होगा देन वैसे पावर स्टेशन में, लो हेड पावर स्टेशंस में इस कंक्रीट पाइप भी यूज करते पेनस्टोक के लिए। पेनस्टोक नॉर्मली क्लोज्ड कंडक्ट होता, मतलब क्लोज्ड पाइप होता है ना, क्लोज्ड पाइप होता, क्लोज्ड कंडक्ट होता। सो पेनस्टोक क्या होता है, कनेक्टिंग पाइप which connects the dam to the turbine, means which take off water from the reservoir and water would lead to the turbine। वाटर को कहां तक लाया जाता, टरबाइन तक लाया जाता, जिस पाइप की मदद से लाया जाता उसको क्या बोलते, उसको बोलते पेनस्टोक। उसको क्या बोलते, पेनस्टोक। ना यू सी वाटर को
वाटर को इनलेट से, मींस रिजर्वायर के इनलेट से लेकर के वाल्व हाउस तक जो लाया जाता है। चलिए ये जो दूरी दिखाया आपको लग रहा होगा पेनस्टोक से लगभग बराबर, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये वाल्व हाउस यहीं पर होता है ना, ये दूरी बहुत कम है, ये बहुत लंबा मींस बहुत लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है। ये दूरी हो सकता है, ये दूरी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन हेड कितना ज्यादा है उस पर निर्भर करता है कि पेनस्टोक की लंबाई कितना है। नॉर्मली ये लार्ज ही होता, नॉर्मली ये लार्ज होता, ओके, बट उसके कंपैरिजन में यह बहुत छोटा डिस्टेंस यहां पर दिखाएं। सो डैम के एक साइड में दिख रहा है, मींस डाउनस्ट्रीम साइड में वाल्व हाउस होता। वाल्व हाउस में बेसिकली दो वाल्व्स होते, एक को बोलते हैं स्लूस वाल्व, उसका नाम है स्लूस वाल्व, SLUIC स्लूस वाल्व, और दूसरा है ऑटोमेटिक आइसोलेटिंग वाल्व, ऑटोमेटिक आइसोलेटिंग वाल्व। पहला स्लूस वाल्व और दूसरा ऑटोमेटिक आइसोलेटिंग वाल्व। स्लूस वाल्व का काम होता है वाटर को रेगुलेट करना, मतलब पावर हाउस को जाने वाला जो वाटर है उसको रेगुलेट करना एज पर द लोड रिक्वायरमेंट्स, एज पर द लोड डिमांड। मींस जब लोड का डिमांड बढ़ेगा, वाटर का सप्लाई जो है बढ़ाना, हाँ, ज्यादा वाल्व को ज्यादा ओपन करके पावर सप्लाई को वाटर के सप्लाई को बढ़ाना, और जब लोड का डिमांड कम होगा वाटर के सप्लाई को घटाना। मींस सिंपली वाटर को रेगुलेट करने का जो काम होता है जिस वाल्व का, कहां आने वाला वाटर को रेगुलेट करना, पावर हाउस तक आने वाला वाटर को रेगुलेट करने के लिए जिस वाल्व का यूज होता है, दैट इज नथिंग बट योर स्लूस वाल्व। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ऑटोमेटिक आइसोलेटिंग वाल्व। ऑटोमेटिक आइसोलेटिंग वाल्व is a valve which is used to stop the water supply। वाटर सप्लाई को स्टॉप करने का काम करता, और स्टॉप करने के लिए आइसोलेटिंग वाल्व ऑपरेट किया जाता है। ऑटोमेटिक आइसोलेटिंग वाल्व अवेलेबल होता। कब यह स्टॉप होता, व्हेन द पेनस्टोक बर्स्ट, पेनस्टोक जब बर्स्ट कर जाता वैसी स्थिति में, मतलब जब पेनस्टोक में जो पाइप जो है, पेनस्टोक वाला जो पाइप है वो जब फटने का चांसेस फट जाता, वैसी स्थिति में ऑटोमेटिकली ये वाल्व ऑपरेट होता, और ऑपरेट होने से क्या करता, पावर हाउस को आने वाला वाटर को रोक देता, हाँ, वाल्व हाउस से आगे नहीं आने देता। मींस पेनस्टोक का सिंपली पावर हाउस तक वाटर को आने से रोक देता। ये रोकने का काम किसका होता, ऑटोमेटिक आइसोलेटिंग वाल्व। ये कब काम करता है, कंडीशनल है, हमेशा नहीं काम करता। व्हेन द पेनस्टोक बर्स्ट और चांसेस टू बर्स्ट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम यही बात करें सर्ज टैंक। नेक्स्ट कंपोनेंट इज योर सर्ज टैंक। सी सर्ज टैंक बेसिकली एक ओपन कंडक्ट होता, इसका हेड जो है पूरी तरह से क्या होता है, खुला हुआ होता, हेड जो पूरी तरह से, और ओपन टैंक होता बोलेंगे इसको। अब ये सर्ज टैंक दो काम करता। जब लोड अचानक से बढ़ जाता, सी टरबाइन के जो गेट्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं। लोड अचानक से सपोज ये घट गया, लोड अचानक से घट गया, लोड अचानक से घट गया, देन टरबाइन गेट्स क्या हो जाएगा, क्लोज होगा। टरबाइन गेट्स क्लोज बस इसीलिए होगा सो दैट टरबाइन को आने वाला वाटर में क्या हो सके, कमी हो सके, जस्ट टू सेटिस्फाई द रिड्यूस्ड लोड डिमांड। ओके, और वाटर का सप्लाई अचानक से बंद होगा, उसमें अचानक से कमी कर दिया जाएगा। देन ऑन द बॉटम साइड ऑफ द पेनस्टोक, वो पेनस्टोक के बॉटम साइड में क्या होगा, प्रेशर अचानक से बहुत बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, और वाटर का जो वेलोसिटी है, मींस फ्लो रेट जो है, रेट ऑफ फ्लो बोलेंगे पाइप में, पेनस्टोक में रेट ऑफ फ्लो जो है वो घट जाएगा। प्रेशर बढ़ गया बॉटम साइड में, और फ्लो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर जो है वो घट गया। ऐसा होने से ये चांसेस होगा पाइप को फट जाने का। लेकिन ये जो ओपन कंडक्ट है, वाटर जो है विल गो रिटर्न बैक टू द ओपन कंडक्ट, दैट इज योर सर्ज टैंक, एंड इट वुड इंक्रीज द लेवल ऑफ द सर्ज टैंक। सर्ज टैंक का लेवल को क्या करेगा, ये जो वाटर यहाँ पे बटन पे बढ़ने का चांसेस है, यहाँ का टरबाइन गेट्स को क्लोज होने के चलते अचानक से वहां पर वाटर का वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा, वाटर का प्रेशर जो है बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ जाएगा, फ्लो रेट घट जाएगा। दिस कॉल्ड द पॉजिटिव प्रेशर, दिस इज आल्सो कॉल्ड द हैमरिंग इफेक्ट, वाटर हैमरिंग, इसको बोलते हैं पॉजिटिव प्रेशर का क्रिएशन होना, पॉजिटिव प्रेशर हो जाना, प्रेशर का बढ़ना
और वाटर का फ्लो का घटना, that this particular consequence or this particular phenomena is called the water hammering effect. This effect is called water hammering effect. and इसके चलते क्या संभव है, अगर इस वाटर को रिटर्न जाने की व्यवस्था नहीं हो और रिटर्न जाकर के कहीं इसका स्टोर करने का व्यवस्था नहीं हो, देन क्या होगा, ये प्रेशर को लगातार बढ़ाएगा एंड पूरा ये पाइप जो है वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा। सो इससे बचाने के लिए, पाइप कनेक्टिंग पाइप और पेनस्टोक को फटने से बचाने के लिए यहां पर सर्ज टैंक यूज किया जाता। और सर्ज टैंक कैसे बचाता, जब प्रेशर बढ़ने का चांस, टरबाइन गेट्स को क्लोज होने से बॉटम साइड में प्रेशर जो बढ़ने का चांसेस होता, उस वाटर का क्या हो जाता, वाटर जो है वो रिटर्न हो जाता, रिटर्न हो जाता। उसके लिए जगह प्रोवाइड करता कौन, सर्ज टैंक जगह प्रोवाइड करता, और वाटर रिटर्न होकर के सर्ज टैंक का लेवल को क्या कर देता, बढ़ा देता। और ऐसा होने से क्या होता, प्रेशर जो बढ़ने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ करके पाइप जो फट जाने का चांसेस था, अब पाइप नहीं फटेगा। ठीक है, सो इट एब्जॉर्ब्स द प्रेशर, द हाई प्रेशर in the penstoke when the turbine gets closed or when load suddenly reduces or load suddenly decreases। जब लोड सडनली रिड्यूस होगा, डिक्रीज होगा, तो वैसी स्थिति में जो पेनस्टोक का फटने का चांसेस होगा हाई प्रेशर के चलते, दैट प्रेशर इज टोटली एब्जॉर्ब्ड बाय द सर्ज टैंक बाय इंक्रीजिंग इट्स वाटर लेवल। एंड ये वाटर लेवल कैसे इंक्रीज होगा, वाटर लौट करके सर्ज टैंक के लेवल को क्या करेगा, बढ़ाएगा, और इस तरह से पेनस्टोक में प्रेशर को मेंटेन रखेगा कौन, सर्ज टैंक, और ये पेनस्टोक फटने से बच जाएगा। सो एक बोलिए प्रोटेक्टिव डिवाइस हो गया, किसके लिए, क्लोज्ड कंडक्ट के लिए, और ये क्लोज्ड पाइप के लिए, और कहे तो पेनस्टोक के लिए। कौन हुआ प्रोटेक्टिव डिवाइस, सर्ज टैंक। क्या बोलेंगे, सर्ज टैंक। नेक्स्ट, ये सर्ज टैंक के जगह में 4-वे भी हो सकता। 4-वे भी इसी तरह का एक लोकल स्टोरेज टैंक होता, वहां भी सेम फंक्शन होता। व्हाट एवर द फंक्शन ऑफ द सर्ज टैंक, द सेम फंक्शन इज बीइंग फॉलोड बाय द 4-वे आल्सो। ठीक है, ओके। 4-वे का दूसरा नाम हेड पाउंड भी है, दैट इज जस्ट आफ्टर द फार्म और जस्ट आफ्टर द रिजर्वायर और डैम। नेक्स्ट बात करेंगे आप टरबाइन की। ठीक है, टरबाइन में यहां तक समझ गए, वाटर को आप ले आए कहां से, रिजर्वायर से टरबाइन तक ले आए। अब टरबाइन में क्या होना, टरबाइन में वाटर का जो एनर्जी, हाइड्रोलिक एनर्जी है, दैट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, सी वाटर टरबाइन्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, यू नो। वन इज योर इंपल्स टरबाइन and second one is your reaction turbine। impulse turbine and second one is your reaction turbine। see impulse turbine basically न्यूटन्स के सेकंड लॉ पर काम करने वाला टरबाइन होता, और रिएक्शन टरबाइन न्यूटन्स के थर्ड लॉ पर काम करने वाला टरबाइन होता, जहां पर रिएक्शन फोर्स का कांसेप्ट है। see in impulse turbine basically the entire hydraulic energy or water energy is to be converted into kinetic energy before entering into turbine blades। वाटर का पूरी तरह से कन्वर्सन करा दिया जाता, किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। जो हाइड्रोलिक एनर्जी है, दैट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी इंटायरली बिफोर एंटरिंग द टरबाइन ब्लेड्स। ये ऐसा किसमें किया जाता, इंपल्स टरबाइन में। मींस इंपल्स टरबाइन में जो वाटर इंटर करता टरबाइन ब्लेड में, टोटली इंटायरली इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये कैसे करते, ये नोजल की मदद से करते। ठीक है, नोजल की मदद से करते। एंड नोजल में होता क्या, देयर इज अ वेलोसिटी को बढ़ा दिया था, वाटर जेट बनाने में वाटर का वेलोसिटी और फ्लो, जो वाटर जो फ्लो हो रहा है उसका वेलोसिटी को बढ़ाया जाता, और प्रेशर को घटाया जाता। वेलोसिटी को बढ़ाना, प्रेशर को घटाने कहां होता, बोलेंगे नोजल में होता ऐसा। सो जो जेट होगा, जो बोलेंगे वाटर का जेट होगा, वाटर का फ्लो, ये बोलेंगे जेट। वाटर जेट इज टू बी स्ट्राइक्ड, वाटर जेट को स्ट्राइक कराते हैं किस पर, टरबाइन ब्लेड्स पर,
और बकेट्स ऑफ टरबाइन, टरबाइन के बकेट्स पर स्ट्राइक कराते। बकेट जो होता वो अटैच्ड होता है किससे, बोलेंगे रनर से या व्हील से अटैच्ड होता, और व्हील जो है किससे होता, बोलेंगे शाफ्ट से होता। तो बकेट्स पर जब स्ट्राइक करेगा वाटर जेट, देन बकेट क्या करेगा, ये मूव होगा, और व्हील जो है वो मूव होगा, रनर मूव करेगा, और रनर मूव करने से क्या होगा, शाफ्ट से अटैच्ड होता है सब कुछ, सो शाफ्ट भी क्या होगा, मूव करेगा। सो दिस इज हाउ द हाइड्रोलिक एनर्जी, जो हाइड्रोलिक एनर्जी वाटर में अवेलेबल था उसको पूरी तरह से किसमें कन्वर्ट कर दिया गया, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया गया। कहां पर, और किसकी मदद से, नोजल की मदद से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया गया। और उसके बाद फिर ये काइनेटिक एनर्जी का किसमें कन्वर्सन हो गया, मैकेनिकल एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्सन हो गया। किसमें, तो वन ऑफ द टरबाइन बात की इंपल्स टरबाइन में। इंपल्स टरबाइन एग्जांपल ऑफ द इंपल्स टरबाइन इज योर पेल्टन व्हील। पेल्टन व्हील इज योर एग्जांपल। नॉर्मली दीस टरबाइन्स आर यूज्ड इन हाई हेड पावर स्टेशंस, ठीक है, इन हाई हेड पावर स्टेशंस। एंड मीडियम एंड लो हेड के लिए आप रिएक्शन टरबाइन यूज करते, और रिएक्शन टरबाइन की एग्जांपल है फ्रांसिस टरबाइन एंड देन कापलन टरबाइन, ठीक है। एंड रिएक्शन टरबाइन्स में क्या होता, हाइड्रोलिक एनर्जी का पार्शियली जो है वो प्रेशर एनर्जी एंड पार्शियली जो है वो वेलोसिटी हेड के तौर पे वाटर जो है इंटर करता टरबाइन ब्लेड्स में, ठीक है। मतलब पूरी तरह से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्सन हो नहीं जाता, ऑब्वियसली ये अंदर होता है, बट एंट्री के समय जो फॉर्म होता है, वाटर इंटर्स पार्शियली इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड पार्शियली इन द फॉर्म ऑफ वेलोसिटी हेड और काइनेटिक एनर्जी। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे और एग्जांपल्स भी याद रखेंगे। हाई हेड के लिए जो है वो इंपल्स टरबाइन यूज करते, एंड मीडियम एंड लो हेड के लिए फ्रांसिस एंड कापलन टरबाइन यूज करते। मीडियम के लिए बोलते तो फ्रांसिस, एंड लो हेड के लिए नॉर्मली यूज करते या कापलन टरबाइंस। ओके, याद रखेंगे। सो टरबाइंस में फिर क्या हो गया, देन जो हाइड्रोलिक एनर्जी है फाइनली उसका किसमें कन्वर्सन हो गया, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्सन हो गया। अब वो मैकेनिकल एनर्जी जो है उसका यूटिलाइजेशन करेगा कौन, अल्टरनेटर। अल्टरनेटर में मैकेनिकल एनर्जी आप देंगे विद प्रॉपर एक्साइटेशन, देन अल्टरनेटर क्या देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा। एंड जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा आपको अल्टरनेटर से, उसको फिर आप सुटेबल ट्रांसफार्मर, जो पावर ट्रांसफार्मर होगा उससे स्टेप अप करेंगे, एंड देन उसको आप ट्रांसमिट करेंगे सुटेबल और सिंपली रिक्वायर्ड लोकेशन तक आप उसको ट्रांसमिट करेंगे। पावर को जनरेट हुआ पावर को ट्रांसमिट करेंगे। दिस इज हाउ द पावर इज जनरेटेड। कुछ और भी कंपोनेंट्स की बात कर लें। टरबाइंस में जो रनर होता है, रनर्स होता है जो एग्जिट रनर्स होता है, और एग्जिट साइड जो होता है ड्राफ्ट ट्यूब की मदद से। ड्राफ्ट ट्यूब एक समझ लीजिए एक चैनल है और एक पाइप है जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता, मींस रनर से लेकर के टेल रेस तक इसका जो एरिया डाया जो है वो बढ़ता रहता, ठीक है। इट इज रिक्वायर्ड, देयर इज सेवरल एडवांटेजेस ऑफ सच अ स्ट्रक्चर ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब। सो ड्राफ्ट ट्यूब की मदद से वाटर को एग्जिट कराते रनर से कहां तक, टेल रेस तक लाते, ठीक है। टेल रेस एक चैनल होगा, एंड टेल रेस के बाद फिर क्या होगा, सिंपली रिवर में वाटर को छोड़ देते। एंड वो रिवर कौन सा साइड का होगा, ऑन द डाउन स्ट्रीम साइड ऑफ द डैम। सो सी दिस इज ऑल अबाउट द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, ठीक है। I hope things are clear and you can write everything, each and every point for the hydroelectric power stations. All the notes are already given to you. आपको notes दिया गया है और उसमें अपलोड आपको एप्लीकेशन में किया जाता है और किया गया है। See, आप notes को thoroughly follow करेंगे। All the conceptually I have told everything. I have explained everything what you have to understand basically. हाँ, बेसिक मैनर में जो कुछ भी आपको समझना है सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू एंड यू कैन एबल टू राइट इन योर एग्जाम्स आल्सो। थैंक यू फॉर दिस पार्टिकुलर सेशन। विल सी अगेन इन अनदर सेशन। ओके, थैंक यू।